हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी रीसेंट जर्नी जिसमें मैं नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट गया था। उसमें कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुए। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और थर्ड टाइम सोलो जर्नी जो मेरी थी वो थी नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट की। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया नेपाल से। उत्तराखंड से मैं गया नेपाल। तो वहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स थे। नेपाल में मेरा पहला अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ जब मैं हिच हाइकिंग कर रहा था। तो उस हिच हाइकिंग के दौरान मुझे एक पेपर वाली शेयर्ड कैब ने लिफ्ट दी थी और उसमें चक्कर ये हुआ कि जब मैं गाड़ी में बैठा उसमें और भी लोग बैठे हुए थे। तो जो ड्राइवर साहब थे वो उनसे पैसे ले रहे थे। तो मैं सोचने लगा, ओह शिट, लगता है हिच हाइकिंग की शुरुआत ही पैसे दे के हो रही है। लेकिन उन्होंने मेरे से किराया नहीं लिया। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड हो गया था। हालांकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था, चलो ठीक है किराया दे दूंगा। बट फिर हिच हाइकिंग वाली बात रह ही नहीं जाती। एक्चुअली मैं इंडिया से आया हूँ ना, और वीडियो भी बनाता हूँ, यूट्यूबर ट्रैवलर हूँ और लिफ्ट ले लेके जाता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। नेपाल के जो फर्स्ट ट्रैवलिंग डे था उस पूरे दिन मैं हिच हाइक करता रहा। तो हर लिफ्ट के लिए मुझे 20 से 30 मिनट रुकना ही पड़ रहा था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया जब मैं एक पेट्रोल पंप के पास था। बहुत ही सुनसान पेट्रोल पंप था और जैसे मैं पिछले ट्रक से उतरा एकदम से वहाँ पे एक बाइक आ गई और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। तो वो भी एक अमेजिंग सरप्राइज़ मेरे साथ हुआ था। फिर लेटर एट द एंड ऑफ द डे जब रात होने वाली थी तो मैं ट्राई कर रहा था लिफ्ट लेने की। तो मुझे एक ट्रक वाले भैया ने लिफ्ट दी। बहुत ही अमेजिंग ट्रक वाले भैया थे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खाना भी खिलाया, हालांकि मैंने खाना खा रखा था। एंड बीच में कॉफ़ी भी पिलाई और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक आर्मी पर्सनल थे पुराने नेपाल के, और उन्होंने इंडिया में भी काफ़ी काम किया था। अरे भैया, रात में 2:30 बजे जब मैं ट्रक से उतरा, टेंट लगाया मैंने पुलिस वालों से पूछ के। उसके बाद अगले दिन गाइज इन द मॉर्निंग 5 बजे मुझे एक भैया मिले जो कि टल्ली हो रखे थे। तो उन्होंने ही मुझे चाय वाय पिला दी। तो वो भी एक एक्सीडेंटल मीटिंग थी। फिर दोस्तों अगला जो हैपनिंग मोमेंट मेरे साथ होता है वो एक्चुअली ये जो नेपाल भूटान वाली जर्नी थी ये टोटली अनप्लैंड थी। इसमें सिर्फ मैंने एक चीज़ माइंड में डाली थी कि मैं नेपाल के रास्ते जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट, बस, और कुछ नहीं गाइस, नो रिसर्च, नथिंग। तो उसके बाद फिर जब मैं काठमांडू पहुंचा तो हॉस्टल में वहाँ एक अपने शुभम भाई मिल गए और उनके साथ ऐसा ही प्लान बन गया कि चलो पोखरा चलते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे मेन चैनल बैकपैकर अंकित को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें मैंने ट्रैकिंग भी की थी अन्नपूर्णा रीजन की। तो वो ट्रैकिंग भी एक्सीडेंटल ट्रैकिंग थी मेरे लिए, मेरा प्लान नहीं था, वो शुभम भाई का प्लान था और बस उसमें मैं ज्वाइन हो गया। फिर लेटर हम लोगों को इलिया मिलते हैं और उनके अलावा बहुत ही अमेजिंग और ट्रैवलर मिलते हैं। तो मैं पहली बार बर्फ़ में जाता हूँ उतनी हाइट में। फिर दोबारा से हम लोग इलिया और मेरी टीम बन जाती है और उसके अलावा जो शुभम भाई अपना नीचे चले जाते हैं तो इलिया और मेरी टीम बन जाती है और हम लोग रैंडमली कहीं भी जा रहे थे। पहला प्लान पून हिल का था, उसके बाद लोगों से मिल रहे, बातचीत कर रहे, फिर कहीं का कहीं निकल रहे। सो ये भी पूरे जो ट्रैकिंग के 8-10 दिन थे ना वो कुछ फिक्स्ड नहीं था, आज कहीं और तो कल कहीं और। शाम को सुबह से हम चल रहे हैं ढलान में और एंड दिन के ढलते ही हम लोग फिर दोबारा चढ़ाई कर रहे हैं कहीं और को, और मुझे लगता है ऊपर तक ऐसे ही चढ़ना होगा। तो इस दौरान काफ़ी मज़ा आया। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को डाउट होगा कि ट्रैकिंग के दौरान मैंने कितना पैसा खर्च किया या क्या क्या हिसाब किताब होता है तो इस रिगार्डिंग मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई है, आप उसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल है कि खाने का कॉस्ट क्या है एट्सेट्रा। फिर ट्रैकिंग ख़त्म हुई, उसके बाद जो वॉलंटियरिंग मुझे ट्राई करनी थी तो वॉलंटियरिंग में ट्राई करने गया। एंड वो एक बहुत ही रिमोट गांव था और मेरे माइंड में एक थॉट थी कि सिर्फ मैं वहाँ होने वाला हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। बट मेरे लिए सरप्राइज का मोमेंट तब आया जब मैंने बहुत सारे और लोगों को देखा वहाँ। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। एक्सक्यूज मी, हेलो, इज दिस शमशेर's हाउस? ओके। तो बहुत ही अलग अल्टीमेट खुशी का वो मोमेंट मेरे लिए था। उसके बाद वॉलंटियरिंग में मैंने अपने दिन गुजारे, 1 हफ्ता गुजारा। एंड फिर लेटर मैं नेपाल को बाय बाय कह दिया। काठमांडू से वापस इंडिया की तरफ आते हुए मेरी पूर्वा भाई से मुलाकात हुई जो कि बस में थे। वो दार्जिलिंग जा रहे थे और मैं वेस्ट बंगाल की तरफ निकल रहा था, पूरा उनके साथ ही बना रहा। उसके बाद दोस्तों मैं भूटान पहुंचा। अब भूटान में वैसे मेरे ज़्यादा कुछ ऐसे मोमेंट नहीं है सरप्राइजिंग, बस एक दो मोमेंट से शुरू के, जैसे कि मैं बस स्टेशन पे था और घूम रहा था, बस का पता कर रहा था तो अपने एक नीमा भाई मिले। और फिर लेटर जिस टैक्सी से मैं पारो जा रहा था वहाँ पे जो फेलो को पैसेंजर थी अपनी
किनले रेस्टोरेंट में मैंने सिर्फ उनको रिक्वेस्ट की थी क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊँ, तो उन्होंने उल्टा मुझे ही मतलब मेरे लंच के लिए पे कर दिया बिना मुझे बताए। तो वो भी एक मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या। फिर भूटान में मेरे ज़्यादा कुछ और एक्सपीरियंस नहीं हुए। फिर उसके बाद मैं गया गुवाहाटी एंड वहाँ मैंने टीम अप किया। 2 और ट्रैवलर्स थे, अखिल भाई और अरशद भाई। उनके साथ फिर मैं निकल पड़ा द्वाकी के लिए, मेघालय ट्रांसपेरेंट रिवर देखने। ठीक है, द्वाकी की तो पूरी आपने देखी किस तरीके से कैंपिंग एक्सेट्रा की मैंने, लेकिन जो मेन मतलब थ्रिल वाला मोमेंट था वो था शिलोंग से द्वाकी जाना। तो एक कार हम लोगों ने हायर की थी, रात हो जाती है गाइज और रात तक हम लोग ड्राइव कर रहे हैं उस मारुति 800 में। फिर वहाँ पे वो जो कार वाले भैया थे हमें अलग अलग लोकेशन दिखा भी रहे थे। तो 7:30 बजे के करीब अंधेरा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को पहुँचना होता है द्वाकी। वहाँ एक एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है, वहाँ से हम लोग जाते हैं और वो भैया शॉर्टकट लेते हैं। और शॉर्टकट का जो रास्ता होता है गाइस बहुत ही भयंकर होता है, मतलब बुरी हालत में होता है। और हम खींच रहे होते हैं धड़ 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 ऐसे करके, वो मारुति 800 जा रही होती है बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज से होते हुए। तो फाइनली हम शायद 7:30 या 8 बजे के करीब उधर पहुंचते हैं और बिल्कुल ख़तरनाक अंधेरा वहाँ हुआ रहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि सुबह जल्दी हो जाती है। तो फिर द्वाकी पे क्या होता है कि द्वाकी एक्चुअली एक विलेज है, जो उसके आगे है कैंप साइट, स्नोन पिडिंग उस जगह का नाम है। तो हम लोग द्वाकी पे सोचते हैं रहने का, बट हमारे अखिल भाई लोग सर्च करते हैं, होटल ढंग का कोई मिलता नहीं है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कैंप साइट जाएंगे, और लकीली हमें एक और कार मिल जाती है। तो उस तरीके से हम रात में पहुँचते हैं उस कैंप साइट। वो वहाँ पहुँचना ही अपने आप में थ्रिल था, वो एक मोमेंट है। उसके बाद का जो मोमेंट है दोस्तों मेरा गुजरता है बहुत ही बुरे हालत में, क्योंकि मेरा पेट हो जाता है ख़राब। क्योंकि मैंने जो हासीमारा रेलवे स्टेशन में होटल लिया था, वहाँ मैंने होटल में गंदा पानी पी लिया था। उनके जग में पानी था और वो मैंने पी लिया, वो सबसे बड़ी गलती की मैंने। तो उसके बाद मेरा पेट ख़राब था द्वाकी में, मैं बस स्नोन फीडिंग में और बस मैं दौड़ ही चले जा रहा हूँ पब्लिक वॉशरूम में। फिर 2 दिन हम कैंप साइट में रुकते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो वहाँ जाएंगे। एक बैम्बू ट्रैक है, उधर जाने की सोचते हैं। ठीक है, वाखेन उस जगह का नाम है। तो हम लोग तीनों निकलते तो हैं स्नोन फीडिंग से एक साथ, बट बीच में ट्रेजेडी हो जाती है कि अपने जो अरशद भाई हैं उनका फ़ोन छूट जाता है किसी कैब में। तो अपने अखिल भाई अरशद भाई को निकलना पड़ता है वापस, और क्योंकि अब वो लोग निकल जाते हैं वापस, तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार छोड़ो, मैं जाऊँगा शिलोंग अपने पेट का इलाज ढूंढने। तो शिलोंग में जाता हूँ, दवाई ढूंढता हूँ। केमिस्ट लोग मुझे दवाई नहीं देते हैं। हॉस्पिटल जाता हूँ एक, तो वो बोलते हैं कल आना। फिर फाइनली मैं जिस हॉस्टल में रुका होता हूँ, डेविड ब्रो, वो मेरी हेल्प कर लेते हैं, मुझे दवाई भी दिलवाते हैं और मतलब काफ़ी रिलीव्ड हो जाता है मेरा उनके यहाँ रह के। फिर लेटर अगला सरप्राइज़ होता है गाइस कि जब मैं दोबारा गुवाहाटी पहुँचता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं होता है घूमने उमने का, क्योंकि मैं बुरी तरीके से मेरी हालत ख़राब होती है। लेकिन फिर दोबारा मेरी दोस्ती हो जाती है हॉस्टल के बहुत ही अमेजिंग लोगों से, और फिर दोबारा मैं निकल पड़ता हूँ। उसके बाद मैं काउच सर्फिंग ट्राई करता हूँ, और काउच सर्फिंग में जो मेरा पहला एक्सपीरियंस होता है, उस दौरान क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार 3 दिन ज़्यादा हो गए, मैं जल्दी आ गया। बट क्या है कि जिन दीदी के यहाँ मैं रुका होता हूँ, उनका एक्चुअली वो एक कॉलेज के अंदर अपार्टमेंट टाइप का होता है, क्योंकि वो दीदी हॉस्टल वार्डन होती हैं, उनके हस्बैंड प्रोफेसर होते हैं। तो उन दीदी के यहाँ उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं, और मेरे माइंड में जो इमेज बनी होती है, हाँ मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उनके एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज के बारे में जानूँगा। लेकिन ऐसा नहीं, उसके अलावा सरप्राइज़ ये होता है कि वहाँ के जो लोकल कॉलेज के बच्चे हैं वो आ जाते हैं अगले दिन। और आपने वीडियो में देखा होगा कि जिस तरीके से उन लड़कियों ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने कल्चर के बारे में बताया, तो वो अपने आप में मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था कि कोई अपने कल्चर के बारे में बताना इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है। मतलब गाइस, अगर आप लोग हैं तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जनरली जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे यहाँ ऐसा एक्साइटमेंट में शायद ही कोई बताएगा। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी पूरी तरीके से उत्तराखंड भी नहीं घूमा हूँ, ये मेरा एक परसेप्शन हो सकता है। लेकिन उनको देख के, उन लोगों की एनर्जी को देख के बहुत अलग ही बात थी। अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं ऊपर। बहुत ही अल्टीमेट मेरा एक्सपीरियंस था। फिर बाकी दीदी के साथ मैं उन थोड़ा बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट घुमा, ट्राई किया मैंने थोड़ा आसामीज़ खाना और फिश एट्सेट्रा। एंड बाद में फिर जो उनके कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, दर्शना एंड प्रियम, वो उन दोनों ने मुझे ज्वाइन किया, और मतलब काफ़ी मतलब मेरा टाइम वहाँ अच्छा गया। वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि काउच सर्फिंग में जनरली आपके माइंड में ये इमेज होती है कि आप होस्ट के यहाँ रुकेंगे, होस्ट के साथ टाइम बिताएंगे, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ और दिमाग में आता नहीं है।
तो ये एक सरप्राइज मोमेंट था कि बाहर से लोग मिलने आए। इवन मैं हॉस्टल भी गया, बॉयज़ हॉस्टल गया, वहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मतलब डिवाइसेस खोल रखे थे अपने कमरे को, LED उससे सजा रखा था, तो वो भी मेरे लिए एक अलग बात थी। तो इन द एंड फिर मैं फ़्लाइट लेके दिल्ली पहुँचता हूँ, फिर दिल्ली से बस लेके इधर वापस अपने घर श्रीनगर। तो बस गाइज यही कुछ मोमेंट्स थे मेरे फाइनल जो लास्ट जर्नी थी उसके। अब देखते हैं आगे की कौन सी जर्नी होती है, कब होती है, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान सच में अभी कहीं का नहीं है, अनलेस कि मेरे पास थोड़ा फंड जमा हो जाए, साथ में ये कोरोना वाली सिचुएशन थोड़ा कम हो जाए। एटलीस्ट अगले साल तक तो शायद ही मैं कहीं निकलूँगा, प्लान नहीं है मेरा। तो बस गाइज यही था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा अपने कुछ बैड एक्सपीरियंस जो कि इन सभी ट्रिप्स के दौरान मुझे हुए, क्योंकि मेन व्लॉग में बैड एक्सपीरियंस बहुत कम चांस है कि रिकॉर्ड हो जाए, नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे लगा शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।